उसका नाम नेहा था और उसकी शादी हो चुकी थी। मैंने उसे इंस्टाग्राम पर पाया। मैंने आखिरकार अपने अवसाद यानी डिप्रेशन पर विजय प्राप्त की थी। डिप्रेशन ने मेरी पहली शादी को तोड़ दिया था और मुझ पर तलाक का ठप्पा लग गया था। तलाक इस दुनिया में अब भी एक कठिन अभ्यास है। जिस समाज में लोग बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हों, वहाँ पर तलाक जैसा एक कलंक लगना आज भी किसी गंभीर मर्ज से कम नहीं है। दरअसल जिस पर बीतती है बस वही समझता है। बाकी आप भले ही समाज को चांद पर ले जाओ, लेकिन हजारों सालों से जो एक समझ चीज़ों को लेकर उनमें बैठी हुई है, आप उससे उन्हें बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि वो आना भी नहीं चाहते। उसके लिए एक हिम्मत लगती है, पुराने आयामों से निकलकर नए आयामों में ढलने में। और हिम्मत करने की ताकत नहीं होती सब में। मनोचिकित्सक ने मुझे जीने की आशा प्रदान की थी। इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरी आशा ही मेरी प्रेरणा का एक मात्र स्रोत थी। यह मेरा एक नया संस्करण था, एक नया जीवन। जिस तरह से मैंने उस लड़की से बात की वह पहले से बिल्कुल अलग था। इसने उस पर बहुत प्रभाव डाला। जितना अधिक मैंने उसे जवाब दिया, उतना ही अधिक वो मुझे सुनना चाहती थी। यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था, जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। उसने मुझे उससे मिलने के लिए कहा, लेकिन उसका वैवाहिक होना मुझे कुछ अनैतिक ना करने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन यह पल मैंने एक लंबे समय के बाद महसूस किया था। ये दिल की धड़कनें मानो जैसे बंद पड़ गई थी। मैंने उसे मिलने का फैसला किया, लेकिन मैं दिल से नहीं चाहता था कि वह अपने पति से बेवफा हो। जब मैंने कुछ समय लेकर स्थिति का जायज़ा लिया, तो मैंने सोचा कि मुलाकात के बाद उसे समझा दूंगा कि हम दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे। मैं नहीं चाहता था कि उसके पति उस अवस्था में पहुंचे जिससे मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर आया था। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके पति को उसके विश्वासघात का पता चले। मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने उससे मिलना स्थगित कर दिया। यदि हम किसी इंसान के साथ काफ़ी समय तक रहते हैं, तो हमारा अवचेतन दिमाग उनकी अधिकांश आदतों को ग्रहण कर लेता है। उसका पति उसके अजीब व्यवहार को देखने लगा। वह हमेशा विचलित नजर आती थी। उसका ध्यान अपने पति से हट चुका था। वह आदमी एक सरकारी कंपनी में इंजीनियर था। उसने वह प्रतिष्ठा अर्जित की थी और उसकी पत्नी द्वारा उसको अनदेखा किया जाना उसके जीवन की सबसे अजीब बात थी। वह अपनी बेटी के लिए भी जिम्मेदार नहीं थी। यह हरकत लगातार चलती रही। उसके पति ने काम किया और अपने लैपटॉप पर वेब व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप लॉगिन किया। उसने हमारी पूरी बातचीत पढ़ी। इसने उसे झकझोर कर रख दिया। समझदार व्यक्तित्व होने के कारण उन्होंने अराजकता नहीं फैलाई, बल्कि उसने सुराग ढूंढने शुरू किए। यह समझने की कोशिश की कि वह मुझ पर क्यों फिदा थी। उसने उससे सब कुछ पूछा। वह बहुत कम बोली, लेकिन डरी हुई बिल्कुल नहीं थी। उसके पति ने हम तीनों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मेरे लिए अच्छा था। हमें लगता था कि उसका पति ये सब सामान्य ले रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। हम समूह में गपशप करते थे और कभी कभी उसके पति को चिढ़ाते थे, जिससे वह बहुत मुश्किल निकल पाता था। वो यह पता करने की कोशिश कर रहा था कि हमारा रिश्ता कितना गहरा था, क्योंकि वह डर गया था कि अगर वो मुझ में भावनात्मक रूप से बहुत अधिक निवेशित हो गई तो सब खराब हो जाएगा। वो हमसे उम्मीद कर रहा था कि जो कुछ भी हमारे बीच कुछ समय का है, सब खत्म हो जाएगा। उनकी वैवाहिक जिंदगी कमजोर थी और एक तलाकशुदा के रूप में मैं एक प्रबल दावेदार उनकी शादी को तोड़ सकता था। हालांकि ये सब उसको लगता था। मेरी ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी। मैं तो बस ये पल जी रहा था। लेकिन नेहा से बात करके ऐसा प्रतीत होता था कि शायद मैं पहला इंसान हूँ इसकी ज़िंदगी में जिससे इसने ऐसे खुलकर बात की हो। जब भी वो खुश होती थी तो एक बात अक्सर कहती थी कि ज़िंदगी का एक ये पहलू भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो मुझे बहुत बेहतरीन इंसान मानती थी। उसको मेरे तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। उसके पति ने मुझे और हम सभी से मिलने के लिए कहा। मैं खुशी खुशी उनकी खातिर राजी हो गया। मुझे उसके पति के हिंसक होने की आशंका थी, क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा बन गया था।
इसलिए मैंने अपने आप को उसके सभी संभावित प्रकोपों के लिए तैयार कर लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना है। हम एक कैफ़े में बैठे थे और वो पहली बार मुझे देख रही थी। उसे अपने पति की परवाह नहीं थी। वह उसे देख रहा था और दूसरी तरफ मैं उसे और उसकी 4 साल की बेटी को देख रहा था। इस खामोशी को तोड़ने की शुरुआत उसका पति ही करता है और अपनी बीवी से बोलता है कि यहाँ हमारी दुनिया में, हमारे समाज में ऐसा मुकाम हासिल करना जिस पर मैं अभी हूँ मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। पिता अपनी बेटियों के लिए मेरे जैसे लड़के की तलाश करते हैं, एक सरकारी दामाद जो उनकी बेटी और आगामी नई पीढ़ियों को हर सुविधा प्रदान कर सके। लेकिन देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। इसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही मैंने कुछ बोला। फिर उसने कहा कि मैंने तुमको और हमारी बेटी को, इस परिवार को सब कुछ प्रदान किया। मैंने हम दोनों के परिवारों के अपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया, फिर भी मैं तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच सका। शायद अभी भी कुछ छूट रहा है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये रो देगा। फिर उसने अपनी बेटी को उठाया और मेरी गोद में बैठा दिया और कहा, अगर ये मसला सिर्फ तुम दोनों का होता तो इसको अभी तलाक दे देता। पति भले ही आसमान की ऊंचाई छू रहा हो, लेकिन पत्नी की बेवफाई उसको पाताल लोक में पहुंचा देती है। इस मसले में मेरी बेटी भी शामिल है। प्यार, देखभाल और भावनाओं से खाली परिवार में मैं अपनी बेटी के दर्द को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। इसके बाद उसने मुझसे गुजारिश की और कहा कि आप दोनों अपना वक्त लें और इस मुद्दे को आज यहीं हल करें। तब मुझे लगा कि ये इंसान किसी भी सूरत में इस रिश्ते को बचाना चाहता है। उस वक्त मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती मुझसे हो चुकी थी। खैर, मैंने उसे बाहर आने को कहा और वो बाहर आई भी। मैंने कहा, ये सब यहीं शांति से ख़त्म करते हैं, बहुत सम्मानपूर्वक। उसने कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान बुरे हैं। इन्होंने बहुत ख्याल रखा है मेरा, कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। लेकिन मुझे शुरू से ही इनके साथ बहुत समस्या रही हैं। शायद प्यार का अभाव कह सकते हो। वो मुझसे बिल्कुल अलग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मैं बस एक भ्रम में जी रही हूँ। जब तक मैं आपसे बात नहीं करती थी तब तक कोई जीवन नहीं था। जिस तरह से आपने मुझसे महसूस कराया, उससे मुझे वो करने की हिम्मत मिली जो मैं करना चाहती थी, एक ज़िंदगी जीने की। बस मुझे मत छोड़ो, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो हमें दूर से देख रहा था। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने उसे समझाया कि वो एक अच्छा लड़का है। मेरा विश्वास करो कि इतना सब जानने के बावजूद भी वो इंसानी शादी को चलाना चाहता है। वह किसी से भी बेहतर आपकी और आपकी बेटी की देखभाल करेगा। सच कहूँ तो मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता हूँ। उसने कहा, क्या हम दोस्तों की तरह चैट या बात नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा, अगर हमने ये बंद नहीं किया तो आपके पति को हमेशा आपको खोने का डर रहेगा। क्योंकि मैंने अपने अतीत में कठिन परिस्थितियों का अनुभव किया है, इसलिए मैं उस इंसान को एक कठिन परिस्थितियाँ उपहार में नहीं देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है और हमारा बात करना सही नहीं है। तुमने जो कुछ भी मुझसे सीखा हो उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करना। मुझे अपना सहारा मत बनाओ। ये सुनकर उसके आंसू निकल आए। जब मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था तो मेरे अंदर हमेशा एक लाइन घूमती रहती थी। वह थी, दी शैल टू पास। मतलब कि ये वक्त भी चला जाएगा। और मैं आपसे आज एक ही बात कहूँगा कि यह वक्त भी चला जाएगा। बचपन में टूटे हुए परिवार का सदमा बच्चों को गहरा दर्दनाक दर्द देता है, जो कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता। आपकी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए एक मजबूत, प्यार और देखभाल से भरा शिक्षित परिवार चाहिए। ये मिले हुए उपहार मत खाओ तुम। अब जाओ, खुद का और सबका ध्यान रखना।
उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पति के पास लौट आई और जल्द ही हम सब अपने रास्ते पर थे। मैं भी जाते जाता ये बात सोच रहा था कि उसका पति समझदार इंसान था। इतना मुश्किल मसला उसने कितनी सूझबूझ से सुलझा दिया। दोस्तों, इस कहानी को बहुत ही अदब और सब्र से सुनने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा। अपना साथ बनाए रखिएगा, इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि भविष्य में हम वास्तविक जीवन से संबंधित इस तरह की कहानी आप तक पहुंचाते रहें।